हे राम, ये कैसी बहू है। अरे राहुल के पापा, आपकी आंख फूट गई थी क्या, जो ऐसी बहू उठा लाए। अरे एक नज़र कम से कम मेरे बेटे पर तो डाल लिया होता। कहाँ चांद सा चमकता मेरे बेटे का चेहरा, और कहाँ अमावस्या की छाया लेकर आ गए। बहू को देखते ही सर पीट पीट कर रोने लगी रमा देवी। रमा देवी की बात सुन गुस्से में कमलेश जी चिल्ला पड़ते हैं, बस करो रमा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। शुभ की घड़ी में अशुभ मत फैलाओ। ये रोना धोना छोड़ो, घर में लक्ष्मी आई है, उसका स्वागत करो। अरे तुम ही करो इस काली लक्ष्मी का स्वागत, मुझे नहीं करना है। कहाँ से मैंने तुम्हें भेज दिया था बहू देखने। इससे अच्छा उसी समय लड़ झगड़ के चली गई होती। कम से कम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। अब मैं अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हें कतई नहीं जाने दूंगी लड़की देखने। मैं खुद देखूंगी उसके लिए लड़की। हाँ हाँ देख लेना, पर अभी जाकर बहू का स्वागत करो। तुम ही कर लो, मुझे नहीं करना। कहते हुए गुस्से में रमा जी अपने कमरे में चली गईं। कमलेश जी खुद ही आगे बढ़ के अंजलि का गृह प्रवेश करवाते हैं। आजा बेटा, इस घर में तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना। बुरी तो लग रही थी अंजलि को रमा जी की बातें, लेकिन एक रमा जी के चलते वो अपने ससुर और पति के प्यार को झुठला नहीं सकती ना। इसलिए वो रमा जी की बातों को जितना हो सके इग्नोर ही करती थी। इतना तो उसे पता था कि रमा जी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी बहू भी नहीं मानती हैं। सारी रस्में हुई, मेहमान भी आकर चले गए। अब अंजलि ने ससुराल की बागडोर संभाली। अंजलि खाना वाकई में बहुत अच्छा बनाती थी। उसके खाने की खुशबू से ही पूरा घर महक उठता था। कमलेश जी जैसे ही हॉल में आते हैं, खाने की खुशबू सुनते ही कहते हैं, आज तो कुछ विशेष पकवान बन रहा है, भूख बढ़ गई। कमलेश जी के मुंह से अंजलि के खाने की तारीफ सुन रमा जी मुंह बना लेती हैं। कमलेश जी तिरछी नजरों से रमा जी को देखकर जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहते हैं, रमा, हमारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना रही है। मेरी बहू नहीं है वो, आपकी बहू है, समझ गए? चिढ़ते हुए बोली रमा जी। हाँ हाँ ठीक है, मेरी ही बहू कितना अच्छा खाना बना रही है ना। एक बार फिर से चिढ़ गई रमा जी। कमलेश जी जानबूझकर रमा जी को चिढ़ाते रहते। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अंजलि ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की रमा जी का दिल जीतने की, लेकिन रमा जी तो पत्थर की लकीर थी। उन्होंने अंजलि को कभी भाव ही नहीं दिया। जब छोटे बेटे राजू की शादी की बातें होने लगी तो रमा जी ने साफ साफ कमलेश जी से बोल दिया, देखो जी, इस बार आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बहू ले आए, अब मैं अपनी बहू ले आऊंगी, अपने पसंद की। ठीक है भाई, तुम्हारा भी देख लेते हैं, तुम भी लाओ अपनी बहू। कहते हुए कमलेश जी कमरे से बाहर चले गए। रमा जी ने अपने जितने भी जान पहचान वाले थे, नात रिश्तेदार, दोस्तों के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ, सबके यहाँ खबर फैला दी। उन्हें एक सुंदर लड़की चाहिए थी। दहेज चाहे भले ही ना मिले, लेकिन लड़की लंबी और खूबसूरत होनी चाहिए। बस यही एक शर्त थी रमा जी की, और भगवान की दुआ से रमा जी की मुराद भी पूरी हो गई। उन्हें एक सुंदर लड़की भी मिल गई, निधि। निधि को देखते ही रमा जी निहाल हो गई। निधि वाकई में लंबी, खूबसूरत थी। नैन नक्श भी काफ़ी अच्छे थे। बड़ी खुशी मन से कमलेश जी को चिढ़ाते चिढ़ाते रमा जी राजू की शादी की तैयारी करती हैं, और गृह प्रवेश के टाइम में जानबूझकर अंजलि और कमलेश जी को सुनाते हुए कहती हैं, अब होगा मेरे चांद का गृह प्रवेश। आओ बहू, तुम्हारे अंदर कदम रखते ही मेरे घर में रौनक आ जाएगी। रमा जी की बात सुन कमलेश जी मुस्कुरा उठे। वो समझ गए कि रमा उन्हें चिढ़ा रही है, लेकिन वहीं बेचारी अंजलि उदास हो गई। उसे लगा इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, क्योंकि निधि तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, सबका मन मोह लेगी। कमलेश जी ने जैसे ही अंजलि को देखा, उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा क्या सोच रही हो? मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अब तुम अपनी सास की तरह नादानी मत करो।
बेटा सूरत नहीं सीरत देखते हैं। सूरत तो एक ना एक दिन ढल जाती है, लेकिन सीरत मरने के बाद भी याद रहती है। बस यही छोटी छोटी बातें होती थी कमलेश जी की, जो अंजलि को टूटने से बचा लेती थी। अब रमा जी एकदम कमलेश जी के बराबर में बैठकर मेरी बहू तेरी बहू करती रहती। वो निधि को भी अंजलि की तरह हर चीज़ में परफेक्ट रखना चाहती थी, खाना पानी घर के कामों में भी। तभी तो कमलेश जी को ताना मारने के लिए उनके पास कुछ रहेगा। वो चाहती थी कि निधि भी अंजलि की तरह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाए, उसके खाने की तारीफ चारों ओर हो। निधि के खाने के आगे सब अंजलि के खाने को भूल जाए। रमा जी दिखाना चाहती थी कमलेश जी को कि मेरी बहू सूरत और सीरत दोनों में ही बहुत अच्छी है, मेरी पसंद बहुत अच्छी है। कैसे भी करके उन्हें इस बहू के कंपटीशन में कमलेश जी को हराना था, जिसके चलते वो अक्सर निधि से नए नए पकवान बनाने के लिए कहती, बहू एक काम करो, ठंडी का मौसम है, तुम ना आज शाम को चाय पर एकदम करारे सी प्याज के पकौड़े बनाओ। तो कभी बेसन की सब्जी बनवाती, कभी छोले बनवाती। मतलब आए दिन कोई ना कोई पकवान रमा जी का तैयार ही रहता था निधि के लिए, जिसके चक्कर में अंजलि का काम भी कम हो गया था किचन का, जो कहीं ना कहीं निधि भी नोटिस करती थी। कुछ दिनों तक तो निधि ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब धीरे धीरे उसने देखा रमा जी रोज आए दिन नए नए तरह के पकवान बनवा रही हैं, और वो भी बस मुझसे ही, भाभी तो कुछ करती ही नहीं है। माँ जी बस मुझे इस घर की नौकर समझ के रखी है। बस एक छोटा सा नफरत का बीज निधि के मन में रमा जी के लिए पैदा हुआ, जो धीरे धीरे बड़ा बन गया। और निधि के आए 4 महीने भी नहीं हुआ था कि एक दिन जैसे ही रमा जी ने निधि को बुलाया, बहू मैं क्या कह रही, ये गाजर मंगवाया मैंने, गाजर का हलवा बना दो। इतने पर ही निधि चिढ़ जाती है, क्यों माँ जी, मैं ही अकेले सारा काम करूं? नौकर हूं मैं इस घर की, आप नौकर बना के लाई हो। आपका तो अच्छा है, झूठ में कहती हो कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन असल में तो आप भाभी को बहुत मानती हैं। उन्हें तो कभी भी कोई भी काम नहीं कहती और मुझे सांस भी नहीं लेने देती। वो भी तो इस घर की बहू है ना। क्या आप अपना ये सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम करेंगी, जो बस मुझसे लगातार काम करवाती रहती हैं? आपके 2 बेटे हैं तो 2 बहुएं भी हैं, आप दोनों बहू में बराबर का काम बांटो। मैं अकेले नौकर नहीं हूं इस घर की। अब से बस मैं एक ही टाइम का खाना बनाऊंगी। निधि के मुंह से इतनी कड़वी और इतनी तेज बातें सुन रमा जी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हैरान थी वो, लगातार निधि को देखे जा रही थी। रमा जी के बगल में ही बैठे कमलेश जी भी निधि की बात सुन हैरान थे, लेकिन तभी रमा जी का हैरानी से खुला हुआ मुंह देख मुस्कुरा पड़े। कमलेश जी की मुस्कुराहट देख रमा जी और चिढ़ जाती हैं। बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम, ये क्या तरीका है? तो क्या करूं माँ जी, आपने तो मुझे नौकर ही बना के रख लिया है। इतना काम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया, जितना मैं इन 4 महीनों में कर ली। मेरे से नहीं होता है। मैं तो जा रही, बस एक ही टाइम का खाना बनाऊंगी, इसके बाद कुछ भी नहीं। कहते हुए निधि तनतनाते हुए अपने कमरे में चली गई। रमा जी का गाजर का हलवा हलवा ही रह गया। कमलेश जी के सामने उन्हें अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। कमलेश जी भी जानते थे इस समय रमा दुखी है। इसके बावजूद भी जानबूझकर रमा जी का मजा लेते हुए बोले, अरे रमा, तुम्हारी बहू तो वाकई में दुनिया से ऊपर निकली। भाई इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू अंजलि है। लड़ाई तो क्या, आज तक मैंने उसकी तेज आवाज भी नहीं सुनी। चाहे कितना भी नौकरों की तरह काम करवा लो, बेचारी अपना घर समझ के काम करती है। तूने भी तो कितना उल्टा सीधा बोला, कभी तुम्हें भी पलट के जवाब नहीं दी। तुम्हारी बहू तो आज तुम्हारे सर पर तांडव करके चली गई। आंसू आ गए रमा जी की आंखों में। एक तो बहू की बदतमीज वाली बातें, दूसरे पति का मजा लेना। रो पड़ी रमा जी। रमा जी के आंसू देख कमलेश जी गंभीर हो गए और रमा जी का हाथ प्यार से अपने हाथ में लेते हुए बोले, रमा देखो, सूरत सब कुछ नहीं होता है।
बहू की सूरत पर कभी मत जाना। बहू की सीरत देखा करो, क्योंकि सूरत तुम्हें खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा। तुम अगर विश्व सुंदरी भी लाकर बैठा दोगी ना, तो अपने घमंड में रहेगी। ना घर को घर समझेगी, ना परिवार को परिवार समझेगी। सुंदर बहू लाने से समाज में तुम्हारा मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। मान सम्मान सीरत वाली बहू से बनेगा, जो 4 लोगों के सामने तुम्हारी बातों का मान रख सके, 4 लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत कर सके, तुम्हें बेइज्जत ना होने दे। सूरत का क्या है, उम्र के हिसाब से ढलता है, लेकिन सीरत तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा, शायद इसका अंदाजा तुम्हें अब हो गया होगा। पति की बात सुन अब रमा जी अपने आंसू रोक नहीं पाई, रो पड़ी। सही कह रहे हैं आप, मेरी मति मारी गई थी जो मैं गोरी चमड़ी के पीछे पड़ गई थी। मैंने कितना कुछ सुनाया था बड़ी बहू को, लेकिन उस बेचारी ने कभी कुछ कहा ही नहीं। और ये 4 महीने में ही इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। रोने लगी रमा जी। तभी अंजलि चाय लेकर आते हुए रमा जी को रोता देख कहती है, माँ जी क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पापा जी क्या हो गया माँ जी को? कुछ नहीं बहू, बस तुम्हारी माँ जी का नशा उतर गया। नशा? कैसा नशा? हैरान थी अंजलि। कुछ नहीं बहू, तुम्हारे पापा को बोलने की आदत है, लाओ मेरी चाय दो, कहते हुए रमा जी ने आगे हाथ बढ़ा दिया। पहली बार रमा जी के मुंह से अपने लिए बहू सुनकर अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। रमा जी अंजलि का हाथ अपने हाथ में पकड़ बैठाते हुए बोली, बहू मैंने तुम्हें मुंह दिखाई नहीं दिया था ना, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई, लेट ही सही। कहते हुए रमा जी ने अपने सोने की चेन निकालकर अंजलि को पहना दी। अंजलि को कुछ पता तो था नहीं, बस वो खुश थी इस बात से, चाहे जो भी हुआ हो, कम से कम माँ जी ने उसे अपनी बहू तो मान लिया। पहली बार सास का प्यार पाकर अंजलि की भी आंखों में आंसू आ गए थे। अंजलि के आंसुओं को देखते हुए रमा जी ने कहा, नहीं बहू, बहुत रुला चुकी मैं तुम्हें, अब और नहीं। कहते हुए रमा जी अंजलि के सर पर हाथ रख देती हैं और कमलेश जी से कहती हैं, सही कहा आपने, बहू की सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। आप जीत गए, मैं हार गई। पत्नी का बदला हुआ रूप देख कमलेश जी मुस्कुरा पड़े।